नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। क्या आप कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या आप कुछ पैसा छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए और कुछ लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहें तब निवेश कर सकते हैं। एक दिन से लेकर सालों तक निवेश करने की सुविधा म्यूचुअल फंड में आपको मिलती है। लेकिन निवेश करते वक्त आपको बहुत सारी बातें अपने जहन में रखनी चाहिए और वो बातें हम आपको बताते हैं अपने शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। पोर्टफोलियो में कितना डेट और कितना इक्विटी सही कैसे तय करें? इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं और इसे कहां पार्क करना आपके लिए बेहतर होगा? बीते कुछ समय में फार्मा और आईटी सेक्टर का प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा। क्या निवेश अभी करना चाहिए? और फंड नामा में आपको हम बताएंगे कि मल्टी कैप के नियम बदलने के बाद आज अभी इसमें निवेश करें या फिर इंतजार करें। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं फिनोलॉजी के सीईओ और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रांजल कामरा। प्रांजल, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मैं बहुत अच्छा हूँ। छुट्टियां कैसी रही? आप कहीं घूमने शूमने गए थे? जी, पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी तो 8 दिन के लिए जयपुर गए थे। अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। रोहित नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम नमस्ते, मैं भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैम मैंने लॉकडाउन में फाइनेंस से रिलेटेड खुद सेल्फ स्टडी किया। बहुत बढ़िया। I have interest, so I started investing. So I have created my portfolio from my own only. So currently I am investing 90% equity plus 10% debt. So my investment, I have set a goal for next 20 years for equity, and for that actually I am investing for any unplanned emergency. Okay. So I have already sent you my portfolio. So my question is regarding my portfolio ratio. So my both equity and debt assets, do I need to change anything in it? And second question is that is my if I would grow my SIP by 10% for every financial year, so I will generate a corpus of around 2.5 crore or not? If not, then how much amount I need to increase for every financial year? Okay. And third question is my debt fund selection okay? So because I am investing here for my unplanned emergency. Apart from that, I already invested around some amount of money for if I will get any liquidity issue, you can say emergency things. I already invested in fixed deposit assets. आपने फिक्स डिपॉजिट में अपना इमरजेंसी फंड पार्क किया हुआ है, आप ये कह रहे हैं? Yeah, if in future if I will get any liquidity issues or something like that. चलिए पहले एक तो आपकी पोर्टफोलियो पर ही पहले हम राय ले लेते हैं। प्रांजल बताइए कैसा दिख रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? सबसे पहले तो रोहित जी, आप बधाई के पात्र हैं। आपने खुद से ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है और काफी अच्छा वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। यूजुअली जब रिटेल इन्वेस्टर्स नई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत सारे फंड्स ले लेते हैं, जो आपके केस में नहीं है। एक जो इश्यू मुझे ये दिख रहा है कि जो आपका एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मल्टी कैप फंड है उसमें काफी ज्यादा ओवरलैप है। 80% के आसपास उनमें स्टॉक एक जैसे हैं, तो इसलिए इन दोनों फंड्स में रहने का ज्यादा सेंस नहीं बनता है। स्पेसिफिकली इसलिए भी कि अब जब नई गाइडलाइंस आई हैं तो पता नहीं मल्टी कैप फंड में किस तरीके का एक्सेस जो है वो रिकैटेगराइजेशन या क्या चेंजेस करेगा। तो इससे बेटर है कि आप वो पैसा भी निकाल के एक्सेस ब्लू चिप में ही लगाएं तो बेटर रहेगा। बट अदरवाइज आपका जो गोल भी आपने बताया उसके हिसाब से आप काफी सही जा रहे हैं। और प्रांजल, जो इनका लक्ष्य है 2.5 करोड़ का, इस निवेश से पूरा हो जाएगा या फिर इसमें और हर साल कुछ जोड़ना पड़ेगा?
अगर हाँ तो कितना? राइट। तो अभी जैसे ये 10-11 हजार पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिसे ये कहते हैं कि ये 10% स्टेप अप हर साल कर सकते हैं, यानी हर साल इस अमाउंट को 10% से बढ़ा सकते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे और अगर ये फंड जो कि अच्छे फंड हैं 14-15% का रिटर्न देते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि दे, तो ये अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अगर सेफ रहना है, गोल मीट करना ही है, तो 10% ना करके हर साल 15% स्टेप अप करने की कोशिश करें और बिल्कुल ये अपनी प्रेजेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। डेट को लेके जो इनका सवाल है उसमें मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या इन्हें डेट फंड में निवेश करना चाहिए? स्वाति, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि एक रिटेल इन्वेस्टर डेट फंड में निवेश करे, ज्यादातर मामलों में मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे एक भी लेजिटिमेट रीजन समझ में नहीं आता कि एक रिटेल इन्वेस्टर क्यों डेट फंड में निवेश करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क नहीं है, कई तरह के रिस्क हैं। तो अगर ये इमरजेंसी फंड है, अगर ये सेफ्टी के लिए है, तो बेटर ये है कि आप अपने बैंक में ऑटो स्वीप ऑन करा लें, जिससे लिक्विडिटी इशू भी नहीं आएगा। आप जब चाहें डेबिट कार्ड से, एटीएम से उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसा कि मैं ये डेट फंड्स को देखता हूँ 7-8% का रिटर्न देते हैं, तो लगभग आपको अगर आप ऑटो स्वीप कराएंगे तो 1-1.5% कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन 100% इंश्योर्ड रहेगा और लिक्विडिटी भी 100% रहेगी। तो सेफ्टी के लिए तो ऑटो स्वीप ही बेटर है। ओके, तो रिटेल निवेशक को आप कहते हैं कि आप प्रेफर नहीं करते हैं, आपको ये बात समझ में नहीं आती कि वो क्यों करे डेट फंड में निवेश। हर एज ब्रैकेट के लिए ये बात लागू होती है या फिर ये यंग लोगों के लिए चलो समझ में आता है, लेकिन जो थोड़े से 50, 60, 70 वाले ब्रैकेट में आ गए हैं उनके लिए भी ये बात लागू होगी? पर्सनली मैं तो यही कहूंगा कि उनको भी एफडी की तरफ ही जाना चाहिए। अगर वो मिडिल एज है, सीनियर सिटीजन है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हर किसी को एफडी की तरफ ही जाना चाहिए। या फिर अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, हफ्ता भर, 15 दिन, तो कोई बहुत सेफ सा ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं। तो इनको आप बोल रहे हैं कि निकल जाएं अपने डेट फंड से? बिल्कुल बिल्कुल, और ऑटो स्वीप में रखें। ओके जी, तो आपको रोहित जी सारे सवाल के जवाब मिल गए? यस मैम, थैंक्स फॉर टेकिंग क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे अरुण जी। अरुण जी बताइए क्या जानना चाहते हैं और ये भी बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम बिहार से बात कर रहा हूँ, जयनगर से। अच्छा मैम, मैंने जो ईमेल पे अपना पोर्टफोलियो भेजा है, मुझे जानना है कि क्या मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस है, डाइवर्सिफाई है, कि मुझे कुछ उसमें डेब्ट फंड ऐड करना पड़ेगा? आपने कहाँ भेजा है? पोर्टफोलियो तो भेजा ही नहीं है। मैंने मेल किया है मैम। आपने इमरजेंसी फंड के बारे में पूछा था मेल पे हमसे। ओके, एक और क्वेश्चन मैंने मैम पहले पूछा था। अच्छा, तो वो तो हमसे मिस हो गया, लेकिन अभी बताइए पोर्टफोलियो। अच्छा सुनिए ना, अभी बताइए कि अभी आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं, कौन कौन से? मैम अभी मैंने एक्सिस ब्लू चिप में 1000 महीना, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, आईसीआईसी टू रेगुलर सेविंग है, एक एलएनटी मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप है, सब में 1000 पर महीना है। तो मेरे को जानना मैम क्या, मतलब मैं इमरजेंसी फंड के लिए कुछ क्या करूँ, डेब्ट फंड जोड़ी इसमें? इमरजेंसी फंड पता है ना क्या होता है? जी मैम, वो 6 महीने के लिए पैसे उसमें कुछ होना चाहिए, तो मैं उसके लिए 6 महीने के पैसे कुछ होने चाहिए नहीं, जितना 6 महीने का जो मतलब हर मासिक जो खर्च होता है, हर महीने का जो खर्चा होता है ना घर का, तो उसके बराबर की रकम वो कम से कम 6 महीने की या 1 साल की वो अलग से होनी चाहिए, वो आपका इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, तो आपको ये कहाँ रखना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं? जी मैम, कहाँ डेब्ट फंड में, कहाँ, ये जानना चाहता हूँ थोड़ा मैं। अच्छा, पोर्टफोलियो आपने एक मोटा मोटी तौर पे सुन लिया है, प्रांजल कोई दिक्कत लग रही है उसमें? मैं 2-3 फंड मैंने सुने। एक्सिस ब्लू चिप बहुत अच्छा फंड है, पराग पारिक मेरा फेवरेट फंड है, तो ये 2 फंड तो मुझे बिल्कुल पसंद है। जो भी वो इनमें हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं फंड सुन नहीं पाया। एलएनटी मिड कैप है इनके पास, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप भी, मुझे भी 2 याद है। एचडीएफसी का भी कोई प्लान है इनके पास? अरुण जी, एचडीएफसी का कौन सा प्लान है? एचडीएफसी स्मॉल कैप मैम, स्मॉल कैप है। और एक में और आईसीआईसी प्रूफ बैलेंस एडवांटेज, एक 1000 पर मंथ। आईसीआईसीआई प्रूफ बैलेंस एडवांटेज,
ओके, तो करीब जी, बहुत 6-7 फंड है इनके जैसा पास। जी, जैसा इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। इन्हें 2 या 3 फंड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 फंड भी चुनते हैं, 2 फंड में 3-3 हज़ार रुपए डालें, वो काफ़ी है। तो एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारेख लॉन्ग टर्म, केवल यही 2 फंड काफ़ी हैं। ओके, और ये जो इमरजेंसी फंड को लेकर इनकी दुविधा है कि इसको डेट फंड में डालें या फिर हमने तुरंत अभी कुछ देर पहले इस पे बात की है कि वो एफडी का रुख ले ले। जी, अगेन देखिए, ये डेट फंड्स की ओर जाना हाई एचएनआई को सूट करता है क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई खास फर्क नहीं है। इसीलिए बेटर है कि ऑटो स्वीप वाली एफडी में रखें। 1% इंटरेस्ट कम मिलेगा, लेकिन लिक्विडिटी सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। ओके, ठीक है अरुण जी, तो डेट फंड की तरफ मत जाइए, इमरजेंसी फंड को पार्क करने के लिए आप बैंक एफडी की तरफ जाएंगे, ठीक है? यस मैम, यस। ओके, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे मेहमान प्रांजल कामरा। और अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ प्रज्वल दीप फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। उम्र है इनकी 20 साल। प्रज्वल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, ये 56 फंड कैसे जोड़ लिया पोर्टफोलियो में भाई? हाँ, मैं जब ऐसे देखा कि टॉप पे अभी ये है तो इसके अकॉर्डिंग मेरे जुड़ते गए। मतलब कैसे मैनेज करते हैं ये पूरी लिस्ट आप? जो सभी फंड हाउस के, मतलब कुछ फंड हाउस के आपने ऑन एन एवरेज 5-5, 6-6 फंड्स लेके रखे हुए हैं, है ना? हाँ, ओके। किसी में 10 भी हैं। अच्छा मेरे सुंदरम में देखिए उसमें 10 होंगे। अभी एक नया आया है ब्लू चिप वाला, अभी मैंने से लिया था। मतलब जो ओके, और सब में क्या लमसम इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी कैसे कर रहे हैं निवेश? लमसम है, बस 3 फंड में एसआईपी का था, एसबीआई का हाइब्रिड में, अच्छा, और आईसीआईसीआई का मल्टी कैप, और आईडीएफसी का निफ्टी। ओके। इन और फंड का भी आपके शो से ही पता चला था कि अच्छे फंड शो है। में तो हम बहुत सारे स्कीम्स के नाम लेते हैं, कितने सारे सवाल होते हैं, सबका पोर्टफोलियो होता है, सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है उसके हिसाब से। खैर कोई बात नहीं। ये बताइए, अच्छा आपने कहा है, और ये क्या निवेश कितने वक्त के लिए करना चाह रहे हैं आप? क्या प्लान है आगे? 10 साल या उससे ज्यादा, क्योंकि अभी एज तो कम है। अब आगे हाँ। जॉब होगी तो इसे बढ़ाऊंगा मैं। मतलब पहली, मतलब अच्छी बात तो ये है, जो अच्छी बात है वही बता दूं कि 20 साल में निवेश करने की सोची है आपने, ये बहुत अच्छा काम कर लिया। मैंने ये 18 साल के बाद ही शुरू किया था, अभी मतलब 2 साल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी बात है प्रज्वल जी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। प्रांजल बताइए, 20 साल उम्र और 56 म्यूचुअल, मतलब पोर्टफोलियो में 56 फंड, ये थोड़ा हो गया मिसमैच। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, एक अच्छी बात है कि इन्होंने 18 साल की उम्र में शुरू कर दिया। मैंने 21 में शुरू किया था, तो मुझसे 3 साल आगे चल रहे हैं। सो दैट इज रियली गुड। लेकिन अगर आपने 56 फंड्स लिए हैं, इसको हम कंसेप्चुअली समझते हैं कि एक फंड में रफली 30 से 50 स्टॉक्स के बीच होते हैं। तो अगर मैं 50 फंड मानूं आपके पास हैं, एक में 50 स्टॉक्स हैं, यानी 2500 स्टॉक्स, यानी पूरा बाजार ही आपने खरीद लिया। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि ये पूरा बाजार आप खरीदें और इन सारे फंड्स को 1-1% की मैनेजमेंट फी दें। इससे बेटर कि आप एक ब्रॉड इंडेक्स फंड खरीद लें, आपका 1% तो वहीं बच गया और आपका रिटर्न 1% सीधा सीधा बढ़ गया। तो ये तो पूरी ही पोर्टफोलियो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती है प्रज्वल जी, ये थोड़ा आपने गलत किया। और ये शायद इसलिए हुआ कि कई बार क्या होता है कि एनएफओ की मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है, न्यूज़पेपर में हर जगह हम एनएफओ सुनते हैं। तो एक रिटेल निवेशक सोचता है कि ये भी आईपीओ जैसा है जिसमें मुझे लिस्टिंग गेन जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स मिल जाएंगे। तो एनएफओ में आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स तो मिलने नहीं है। तो आप ऐसे फंड की तरफ क्यों जाना चाहते हैं जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी कोई प्रूवन हिस्ट्री नहीं है? तो एनएफओ से दूर रहिए, 2-3 अच्छे एस्टैब्लिश्ड, अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छी प्रोसेस वाले फंड चुन लीजिए और बस। तो ये पूरी पोर्टफोलियो तो आपको बिल्कुल ही चेंज करनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया प्रज्वल जी। प्रज्वल जी, तो मुझे फिर मुझे फिर इसमें कौन से फंड अभी हटाने चाहिए?
आप ये समझ लीजिए कि 2 या 3 फंड छोड़ के सारे ही हटाने चाहिए। तो इसलिए मैं तो कहूँगा 2 मल्टी कैप और 1 स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। आपकी अभी एज यंग है, आप रिस्क ले सकते हैं। तो 2 मल्टी कैप, 1 स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा है, वो ले सकते हैं। 1 मल्टी कैप पराग पारेख ले सकते हैं। 1 फंड आपको जो पसंद आ रहा हो वो ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तो और किसी में भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। या फिर आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। अगर आपको बहुत डाइवर्सिफिकेशन पसंद है, तो इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। ओके, क्लैरिटी है अब? हाँ चलिए, आगे से ये गलती मत कीजिएगा, सुन के सिर्फ मत ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, एक सेकंड ज़रा मैं निकाल लूँ अपने पास। हाँ जी, ये सवाल आदित्य का आया है ईमेल के ज़रिए। इनका सवाल ये है कि फार्मा और आईटी इनके हिसाब से पिछले कुछ बीते वक्त में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखा रहा है। क्या इस वक्त फार्मा और आईटी फंड जो सेक्टोरल फंड्स हैं उसमें निवेश करना सही होगा, प्रांजल? इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि किसी भी सेक्टर फंड में निवेश करना इनहेरेंटली बहुत रिस्की होता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में फार्मा ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके पिछले 4 सालों में आज भी ये इस रैली के बाद भी ज्यादातर फार्मा कंपनियां अपने 2015 या 16 के हाई तक नहीं पहुंच सकी हैं। तो पिछले 4 साल में फार्मा कंपनीज हो, सेक्टर हो, फंड हो, किसी ने भी रिटर्न नहीं दिया। तो बहुत ज्यादा साइक्लिकल हो जाते हैं इन फंड्स के रिटर्न और बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। अगर आप इनसाइडर हैं, अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में इनसाइड आउट पता है, आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको पता है कि कब अप साइकिल आने वाला है, तब तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ कॉमन मैन निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल भी किसी भी सेक्टर फंड से दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना ही है, आप वो ले सकते हैं। तो बेटर है कि डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप फंड की तरफ जाइए। एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग रिटर्न है ना प्रांजल, मतलब फार्मा में स्पेशली मैं अभी डीएसपी हेल्थ केयर का देख रही थी रिटर्न 71.30% किसी म्यूचुअल फंड में एक साल में। मतलब जिन्होंने मिस कर दिया है वो तो अभी मतलब सोच रहे होंगे क्यों नहीं मैंने सेक्टोरल फंड में निवेश किया था। लेकिन एज यू सेड इट राइट, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें कैसे काम करती हैं और वो सेक्टर की समझ नहीं है उस इंडस्ट्री की, तो दूर रहना बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे आपकी राय क्या है अभी आगे चलते वक्त, अगले कुछ सालों की बात करें तो? राइट, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा पहले तो पिछले सवाल पे, कि हम जब भी कोई सेक्टर फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लॉन्ग टर्म में देखें, 5 साल में, 10 साल में, और आप पाएंगे कि उसने डाइवर्सिफाइड फंड जितना ही रिटर्न दिया है। 1-2 साल में देख के रिटेल निवेशक टॉप पे एंटर होता है मिसगाइड होके, तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ट्रैक ही नहीं करना चाहिए। पर्सनली फार्मा सेक्टर इज समथिंग जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, मैं इसका मतलब ये नहीं कि रिटेल सेक्टर फंड्स की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे को डायरेक्टली भी स्टॉक्स में निवेश करना है तो फार्मा कंपनीज का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा होता है कि समझ पाना कि एक फार्मा कंपनी दूसरी फार्मा कंपनी से कैसे अलग है, क्योंकि इनमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक ब्रांडेड ड्रग्स बना रही होती है, एक एपीआईज बना रही होती है। तो एक रिटेल निवेशक के लिए इसे समझना काफी मुश्किल होता है, और इसलिए भी लोग सेक्टर फंड में फार्मा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि पर्सनली तो समझ में नहीं आ रहा, सेक्टर फंड ले लेते हैं। लेकिन वो भी काफी रिस्की है। फार्मा अगर आपको प्ले करना है तो जैसे मैं कैसे प्ले करता हूँ फार्मा सेक्टर, मैं उन फार्मा कंपनीज को चूज करता हूं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए जो ओटीसी ड्रग्स में ज्यादा एक्टिव है। यानी एक तरह से वो एफएमसीजी कंपनी है, वो ऐसी दवाइयां बनाती हैं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि वो ओवर द काउंटर ड्रग्स बनाती हैं, उन्हें समझना आसान होता है और आप एफएमसीजी से उसे कंपेयर करके उस पर प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड सेक्टर प्ले मत करिए। अब तो बिल्कुल मत करिए, अब तो टॉप है जी। चलिए यहाँ पर हम दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला यहीं रोकते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और इस हफ्ते हम अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि जो सेबी ने मल्टी कैप के नियम बदल दिए हैं उस पे उनकी राय क्या है और निवेशकों को इस वक्त क्या करना चाहिए। जब ये खबर आई थी उसी वक्त एक सबने अपना अपना एनालिसिस दे दिया था और एकदम हड़कंप सा मच जाता है निवेशकों के बीच में भी कि अब मल्टी कैप में रहे या ना रहे।
तो पहली बात ये 25% कम से कम निवेश आपको करना है तीनों कैप में, लार्ज, मिड और स्मॉल में। कितना ज़्यादा रिस्की बन जाएगा मल्टी कैप कैटेगरी? रिस्की दोनों तरीकों से बनेगा। एक तो कि फंड मैनेजर को मल्टी कैप, मिड कैप में भी एक्सपोजर लेना ही है, स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लेना ही है, और इन दोनों को एक्सपोजर बढ़ाना है। तो जब भी इन दो कंपनी साइजेस में एक्सपोजर बढ़ता है तो रिस्क तो बढ़ता ही है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये बढ़ता है कि फंड मैनेजर अब एसेट एलोकेशन अपने हिसाब से प्लान नहीं कर सकता। जैसे मल्टी कैप मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी था, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर के पास वो लिबर्टी थी कि वो चाहे तो अपना पूरा पैसा मिड कैप से निकाल ले, अगर उसे लगे कि मिड कैप्स महंगे हैं, और उस पैसे को लार्ज कैप में सेफ्टी में पार्क कर दे। अब ये फ्रीडम खत्म हो जाएगी। अगर एक फंड मैनेजर को पता है कि मिड कैप गिरने वाले हैं, फिर भी उसे 25% पैसा मिड कैप्स में लगा के ही रखना है, चाहे क्रैश आ जाए। तो इस कारण रिस्क तो बढ़ा ही है डेफिनेटली, क्योंकि एक्सपोजर बढ़ा है। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस की कैटेगरी देती थी, हमेशा से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मल्टी कैप फंड्स के बेस्ट होते थे, रिस्क एडजस्टेड। उसमें भी प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि फंड मैनेजर का आर्ट, टैलेंट को आपने अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब उनके टैलेंट को बांध दिया है। तो काफी डिसअपॉइंटिंग है ये। तो निवेशक, क्योंकि मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो हमारे पास आए हैं, मैं कहूँगी इसमें 95% पोर्टफोलियो में मल्टी कैप होता ही होता है, एक नहीं या दो चलो रख लिया। अब जिनका ऑलरेडी निवेश है और उन्हें नहीं पता कि फंड हाउस क्या करेंगे, वो मल्टी कैप कैटेगरी को कंटिन्यू करेंगे या फिर वो उसको किसी और में मर्ज कर देंगे, रिकैटेगराइज कर देंगे, पता नहीं। इस उलझन के बीच में कंटिन्यू करे, रुक जाए, SIP कैंसिल कर दे, भले ही पैसे ना निकाले, क्या करे वो? राइट इसमें अल्टीमेटली आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी क्लैरिटी आएगी, तो डिसीजन तो इस बात पे डिपेंड करेगा इन द लॉन्ग रन की कंटिन्यू करना है कि नहीं, कि वो फंड हाउस क्या करता है। और इसका हम अंदाजा अभी से लगा सकते हैं। जिन फंड हाउसेस के पास बहुत सारे फंड है, उनके पास फोकस्ड फंड भी है, वैल्यू भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि वो रिकैटेगराइज कर ही नहीं सकते। क्योंकि पिछले साल सेबी ने ये भी कह दिया कि एक कैटेगरी में एक ही फंड हो सकता है। लेकिन कुछ AMC, क्वांटम हो, पराग पारेख हो, जिन्होंने बहुत सारे फंड नहीं लाए हैं, उन स्कीम्स के, उन फंड्स के स्कीम्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक रास्ता निकाल लेंगे, वो अपने फंड को रिकैटेगराइज करा लेंगे, या तो वैल्यू फंड या फोकस्ड फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो उन AMCs ने जिन्होंने कम फंड्स निकाले हैं, उन फंड्स में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। अगर आपके पास पराग पारेख है, क्वांटम है, कुछ और ऐसे AMCs हैं, उनके फंड्स को आप कंटिन्यू करिए। कुछ ऐसे फंड हाउसेस हैं जिसमें आपको पता है कि इनकी तो सारी कैटेगरी की स्कीम निकली हुई है, उसमें मल्टी कैप स्कीम जरूर अब ज्यादा रिस्की होने वाली है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा रुकिए, 2 महीने के लिए SIP पॉज करिए, फंड से रिडीम मत करिए, पॉज करिए, देखिए आपकी AMC क्या करती है। हो सकता है आपकी AMC उस फंड को किसी एग्जिस्टिंग स्कीम में मर्ज कर दे, मल्टी कैप फंड को लार्ज एंड मिड कैप स्कीम में मर्ज कर दे, और अगर वो लार्ज एंड मिड कैप स्कीम में मर्ज होता है तो आपका रिस्क लगभग वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने के लिए मल्टी कैप फंड अगर आपके पास ऐसी AMC का है, पॉज करके देखिए कि क्या होता है। तो यहाँ पर प्रांजल की राय कि अभी ज़्यादा कुछ ना करें, बस पॉज कर सकते हैं, खासकर वैसी AMC के फंड्स में, मल्टी कैप स्कीम में, जहाँ पर ऑलरेडी सारी स्कीम्स में उन्होंने एक सारे कैटेगरी में एक फंड ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। तो हड़बड़ाइए मत, एकदम से एग्जिट मत कीजिए, सांस लीजिए, पॉज करके 2 महीने का, 2 या 3 महीने इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी स्वाति। और हम चाहते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब दें। इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा, आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेजेंगे? सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। सवाल जब भी लिखते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सके, आपके सवाल को और बेहतर तरीके से समझ सके। हम ये समझते हैं कि आप नाराज़ होते हैं जब आपके सवाल हम नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत सवाल आते हैं, तो सबके सवाल शायद लेना हमारे लिए मुमकिन ना हो, लेकिन कोशिश हमारी हमेशा यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकें। फ़िलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।